हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन सर्किल में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का आज 5वां लेक्चर होगा। 4 लेक्चर तक कंप्लीट हो चुका है, आज 5वां लेक्चर होने जा रहा है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले आज की क्लास में क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जानेंगे। क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं ना। और आप लोग जानते हैं क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के बारे में आज जानेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं क्रिस्टल तंत्र का परिभाषा क्या होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्रिस्टल तंत्र का परिभाषा लिखा गया है, किसी ठोस के संरचना को भुजा की लंबाई, किसी ठोस के संरचना को भुजा की लंबाई एवं कोण के सुव्यवस्था को उस क्रिस्टल का क्या कहते हैं, क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। उस क्रिस्टल का क्या कहते हैं, क्रिस्टल तंत्र। और क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितने प्रकार के, 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल के क्रिस्टलीय संरचना को, दूसरा परिभाषा दिया गया, क्रिस्टल के क्रिस्टलीय संरचना को, क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। और मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वो कितना होती है, 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होती है, 7 होती है, जो क्या होता है, निम्नवत है। ये 7 प्रकार का क्रिस्टल तंत्र दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये 7 प्रकार का क्रिस्टल तंत्र पढ़ना है। सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम, इसको हिंदी में क्या बात करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र, अब देखिए एक्सियल लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ये आपका अक्षीय लंबाई हो गया। अब कहता है इंटर एक्सियल एंगल्स, एंगल्स मीन्स क्या होता है, कोण, अक्षीय कोण की लंबाई दिया गया है। और कहता है नंबर ऑफ लाइटिक्स इन द सिस्टम ना, कि क्रिस्टल जालक की कितना संख्या, उसका नंबर दिया है, कितने प्रकार के होते हैं वो दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं क्यूबिक। क्यूबिक मीन्स होता है घनीय। क्यूबिक मीन्स क्या होता है, घनीय होता है। घनीय इकाई सेल कितने प्रकार के, घनीय इकाई सेल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 नंबर दिया गया है ना। नंबर ऑफ लाइटिक्स इन द सिस्टम क्रिस्टल जालक सिस्टम में क्यूबिकल जो होते हैं, घनीय इकाई सेल जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो इसके बीच यानी अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण का मान दिया गया है ना। भुजा और कोण के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन, इसके बारे में बताया गया। यानी घनीय इकाई सेल में, यानी क्यूबिक में जो होता है, भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए लिखा गया A बराबर B बराबर C, यानी A इक्वल B इक्वल C। तो जब भुजा आपस में बराबर होंगे तो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। यहाँ लिखा गया अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो होगा कितना होगा, 90 डिग्री। क्यूबिकल में क्या होता है, फिर सुन लीजिए, क्यूबिक यानी क्या होता है, घनीय इकाई सेल। क्या होता है, घनीय इकाई सेल। घनीय इकाई सेल में जब भुजा और कोण का बीच क्या रिलेशन है, जब भुजा बराबर होंगे तो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी 90 डिग्री का होंगे। देखिए भुजा क्या है, तीनों भुजा आपस में क्या है, इक्वल है, A इक्वल B इक्वल C। तो कोण भी क्या है, इक्वल है, अल्फा बीटा गामा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, और घनीय इकाई सेल जो होते हैं सिस्टम में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, टेट्रागोनल। क्या है, टेट्रागोनल है। इसको हिंदी में बात करें तो चतुष्कोणीय कहते हैं टेट्रागोनल को। इसमें क्या होते हैं, A इक्वल B नॉट इक्वल C, नॉट इक्वल C। इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा तीनों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। किसमें, टेट्रागोनल में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक को हिंदी में कहते हैं विषम लंबाज कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम लंबाज। विषम लंबाज में क्या होते हैं, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता। ये नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता, लेकिन कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तीनों कोण का वैल्यू कितना डिग्री, 90 डिग्री। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा कितना डिग्री, 90 डिग्री। कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और भुजा आपस में कोई बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, कोई भी भुजा इसमें भी बराबर नहीं होती। इक्वल, ये नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C। इसमें 2 कोण जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 डिग्री नॉट इक्वल गामा, गामा जो होता है 90 डिग्री का नहीं होता है। उसके बाद देखिए ट्राइक्लिनिक है। ट्राइक्लिनिक को कहते हैं हिंदी में त्रिनताज। मोनोक्लिनिक को कहते हैं हिंदी में एक ताज, ये आपका त्रिनताज।
इसमें भी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता। ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, और कोण क्या होता है, अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा नॉट इक्वल 90। अल्फा बीटा और गामा का मान 90 डिग्री नहीं होता है। उसके बाद देखिए है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणीय। क्या कहते हैं, त्रिकोणीय। इसमें भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। ए इक्वल बी इक्वल सी, अल्फा इक्वल बीटा गामा। ये तीनों कोण का जो मान होगा 120 डिग्री से अधिक होगा, नॉट इक्वल 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का नहीं होता है, 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। ये आप जान लेते हैं क्यूबिक इकाई सेल जो होते हैं, घनीय इकाई सेल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। टेट्रागोनल वाले जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ऑर्थोरम्बिक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। मोनोक्लिनिक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ट्राइक्लिनिक जो होते हैं 1 प्रकार के होते हैं। और ट्राइगोनल जो होते हैं 1 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल 6 प्रकार का देख लिए हैं। एक और होगा 7वां हेक्सागोनल। यानी हेक्सागोनल क्या होता है, हिंदी में बात करें तो षष्ठकोणीय होता है ना। षष्ठकोणीय में क्या होता है, ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी ना। ए जो होगा बी के बराबर होगा, बी जो होगा सी के इक्वल नहीं होगा। इसमें अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 डिग्री। अल्फा बीटा का मान 90 डिग्री होगा एंड गामा जो होगा इसमें 120 डिग्री का होगा। और षष्ठकोणीय जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के होते हैं। षष्ठकोणीय कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार। अब देखिए इसको संक्षेप में आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ब्रेवस जालक में, ब्रेवस लैटिक्स में ये 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ब्रेवस जालक में ये 14 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं बता रहे हैं, देखिए ध्यान में लिखते हैं। ब्रेविस जालक, ब्रेविस जालक, ब्रेविक्स लाइटिक्स, ब्रेविक्स लाइटिक्स, ब्रेवस जालक। आप देखिए ये कितने प्रकार के, देखिए यहाँ लिखते हैं सी है, उसके बाद देखिए टी है, CTO MTTH ना। ये 7 प्रकार। सी पर क्या होता है, सी फॉर क्यूबिक, क्यूबिक मीन्स घनीय इकाई सेल। टी फॉर क्या होता है, टेट्रागोनल। O फॉर ऑर्थोरम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, फिर T फॉर ट्राइगोनल, H फॉर हाइड्रा हेक्सागोनल, H फॉर क्या, हेक्सागोनल। अब देखिए ये जो होता है सी घनीय इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं। लंबच या चतुष्कोणीय ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक जिसको हिंदी में कहते हैं विषम लंबाच, ये 4 प्रकार के होते हैं। मोनोक्लिनिक एक निताज ये 1 प्रकार के होते हैं। ट्राइक्लिनिक ये मोनोक्लिनिक जो होता है 2 प्रकार का होता है। मोनोक्लिनिक ये 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद ट्राइक्लिनिक ये 1 प्रकार के होते हैं। फिर ट्राइगोनल ये भी 1 प्रकार के होते हैं। और हेक्सागोनल भी कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार। कुल जोड़िएगा 3 2 5 4 9 2 11 12 13 14, ये कुल 14 प्रकार के होते हैं ब्रेवस जालक। कितने प्रकार के, 14 प्रकार के। आप याद रखिएगा CTO, याद कर रखना CTO MTTH। C 3 प्रकार के, T 2 प्रकार के, O 4 प्रकार के, M 2 प्रकार के, T 1 प्रकार के, फिर T 1 प्रकार, H फिर 1 प्रकार के, जिसका पूरा नाम यहाँ दिया गया है। ये 7 प्रकार के क्या होते हैं, मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं। लेकिन ब्रेवस जालक में, ब्रेवस लाइटिक्स में इसकी व्यवस्था जो होते हैं 14 प्रकार की होती है। इसको 14 प्रकार में बांटा गया, 14 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 14 भागों का हम फिगर भी दिखा रहे हैं किस प्रकार 14 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आप याद रखिएगा CTO MTTH ना, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर दिया गया 14 ब्रेवस लैटिक्स, 14 प्रकार का इकाई सेल दिया गया है, देख सकते हैं आप इस फिगर में। सबसे पहले देखिए घनीय इकाई सेल की बात की। घनीय क्या है, क्यूबिक सिस्टम है। घनीय इकाई सेल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ये 3 प्रकार फिगर है। उसके बाद क्या बात की थी, टेट्रागोनल कितने प्रकार की बात की थी, 2 प्रकार का, ये 2 प्रकार का फिगर है। उसके बाद देखिए ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक कितने प्रकार बताए, ऑर्थोरोम्बिक 4 प्रकार के, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा, ये 4 प्रकार हो गया।
उसके बाद हेक्सागोनल बताए तो ये एक प्रकार का होता है, ठीक है ना। मोनोक्लिनिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, देखिए ये 2 प्रकार है। उसके बाद देखिए ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ये कितने प्रकार के? 1 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखिए रोमियोहेड्रल सिस्टम, ये कितने प्रकार के? 1 प्रकार। कुल प्रकार कितने प्रकार हैं? 14 प्रकार है। 3 2 5 4 9 1 10 2 12 13 14। ब्रेवियस लैटिक्स में इसे 14 भागों में वर्गीकृत किया गया है मूल क्रिस्टल तंत्र को, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में भी बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आई होप उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए आगे पढ़ेंगे हम संकुचित संरचना या सीमित पैकिंग संरचना। संकुचित संरचना या सीमित पैकिंग संरचना, इंग्लिश में बात करें इसे कहते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। कहता है किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा अधिग्रहित मतलब क्या होता है? उस कण के द्वारा घेरा गया स्थान। अधिग्रहित का मतलब क्या होता है? उस कणों के द्वारा छेका गया स्थान या घेरा गया स्थान। कौन सा स्थान? न्यूनतम स्थान के कारण निर्मित क्रिस्टल संरचना को क्या कहते हैं? संकुचित संरचना कहते हैं। वर्ड फिर सुन लीजिए। कहता है किसी क्रिस्टल में उपस्थित क्या होते हैं? अवयवी कण। क्या होते हैं? अवयवी कण। अवयवी कणों द्वारा अधिग्रहित न्यूनतम स्थान के कारण निर्मित क्रिस्टल संरचना को क्या कहते हैं? संकुचित संरचना कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया संकुचित संरचना का परिभाषा। अब जानते हैं संकुचित संरचना का प्रकार। टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। किसी क्रिस्टल का संकुचित संरचना मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक विमीय संकुचित संरचना, 2 विमीय संकुचित संरचना और तीसरा है त्रिविमीय संकुचित संरचना। ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहला जानते हैं एक विमीय संकुचित संरचना क्या होता है। देखिए आ गया एक विमीय संकुलन संरचना, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहता है किसी क्रिस्टल का औसत संकुचित संरचना जिसमें क्रिस्टल का अवयवी कण परस्पर रेखीय रूप में व्यवस्थित होता है, उसे एक विमीय संकुचित संरचना कहते हैं। इस संरचना को संक्षेप में 1CPS या 1DCPS लिखा जाता है और इसका समन्वय संख्या 2 होता है। किस प्रकार होता है? चलिए इसको समझते हैं। कहता है किसी क्रिस्टल का औसत संकुचित संरचना जिसमें क्रिस्टल का अवयवी कण, यानी क्रिस्टल का जो पार्टिकल्स होते हैं परस्पर किस रूप में? रेखीय रूप में। परस्पर किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? रेखीय रूप में व्यवस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? एक विमीय संकुचित संरचना कहते हैं। एक विमीय संकुचित संरचना का समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। इसे संक्षेप में क्या लिखते हैं? 1CPS। CPS का मतलब होता है C से क्लोज, P फॉर पैकिंग, S फॉर स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। या 1DCPS का मतलब होता है 1D फॉर डायमेंशनल, C फॉर क्लोज, P फॉर पैकिंग, S फॉर स्ट्रक्चर, यानी 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर संक्षेप में लिखा जाता है। एग्जाम्पल में देखिए क्या क्रिस्टल का कण, जितने भी क्रिस्टल का कण है सब किस रूप में है? रैखिक रूप में है। ये कण जो आप देख रहे हैं किस रूप में व्यवस्थित है? रैखिक रूप में व्यवस्थित है। किस रूप में व्यवस्थित है? रैखिक रूप में ना। लिखा हुआ क्लोज पैकिंग ऑफ स्क्वायर इन 1 डायमेंशनल। ये 1 डायमेंशनल है और रैखिक रूप में है। आप देखिए इसमें समन्वय संख्या किस प्रकार निकाला जाता है। आंसर इस क्रिस्टल के कण को अवयवी कण को प्लस लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर लें। आप देखिए ये प्लस वाले कण अपने से भिन्न आवेश वाले कितने कणों के संपर्क में है? ये प्लस वाले कण अपने से भिन्न आवेश वाले 2 कणों के संपर्क में। देख रहे हैं 2 कणों के संपर्क में। फिर देखिए माइनस वाले कण अपने से भिन्न आवेश वाले कितने कणों के संपर्क में? 2 कणों के संपर्क में। जितने कणों के संपर्क में होगा वही आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। 2 कणों के संपर्क में है तो 2 क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या बोलते हैं। बोलिए क्लियर हुआ? आगे समन्वय संख्या क्लियर करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे द्विविमीय संकुचित संरचना, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। द्विविमीय संकुचित संरचना 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। द्विविमीय संकुचित संरचना क्या होते हैं? चलिए देखिए, अर्थात किसी क्रिस्टल का औसत संरचना जिसमें उस क्रिस्टल का अवयवी कण परस्पर इस प्रकार व्यवस्थित हो कि 2 अक्षों का निर्माण होता हो। कितने अक्ष का? 2 अक्ष का निर्माण, एक एक्स दूसरा हुआ है।
इस रूप में होगा, एक्स और वाई के रूप में निर्माण होगा, दो अक्ष का निर्माण होगा, उसे क्या बोलेंगे, द्विविमीय संकुचित संरचना कहते हैं। और इसे संक्षेप में क्या लिखते हैं, 2D CPS या 2CPS लिखा जाता है ना। किसी क्रिस्टल का ऐसा संरचना जिसमें क्रिस्टल का अवयवी कण परस्पर कितने अक्षों का निर्माण करता है, दो अक्षों का निर्माण करता हो, उसे क्या कहते हैं, द्विविमीय संकुचित संरचना। किस प्रकार, मान चलिए जो क्रिस्टल का कण है इस प्रकार जो चलेगा एक अक्ष बनेगा, ये अक्ष हो गया। अगर इस प्रकार से चलेगा नीचे की ओर तो ये किसका निर्माण कर लेगा, वाई का निर्माण करेगा, ये वाई अक्ष हो गया, ये सब एक्स और ऐसे चलेगा तो वाई, दो अक्ष का निर्माण होगा, उसे क्या बोलेंगे, द्विविमीय संकुचित संरचना बोलेंगे। देखिए दूसरा परिभाषा दिया गया और करके, दूसरा किसी क्रिस्टल का ऐसा संकुलन संरचना जिसमें क्रिस्टल के कण परस्पर रो और कॉलम रूप में व्यवस्थित होता है। रो क्या होता है ना, ये वाला जो पंक्ति है ये क्या है, रो है, ये क्या है, रो, ये रो, और ऐसे जो चलेगा खरा जो चलेगा ये आपका क्या होगा, कॉलम। जो रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविमीय संकुलन संरचना कहते हैं। या दो अक्ष का निर्माण करता हो या जो रो या कॉलम के रूप में व्यवस्थित होता हो उसे क्या कहते हैं, द्विविमीय संकुलन संरचना कहते हैं। ठीक है। और यह भी जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बढ़ते आगे, सबसे पहला इसमें 2D वर्गाकार संकुचित संरचना। सबसे पहला क्या है, 2D वर्गाकार संकुचित संरचना, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। चलिए इसको देखते हैं। कहता ऐसा द्विविमीय संकुलन संरचना जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण परस्पर ए डैश व्यवस्था में क्या होता, व्यवस्थित होता नहीं, ए टाइप व्यवस्था में व्यवस्थित होगा, उसे क्या बोलेंगे, 2D वर्गाकार सीमित पैकिंग संरचना बोलेंगे। 2D वर्गाकार सीमित पैकिंग संरचना कहते हैं। और इसका समन्वय संख्या कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, फिर से बात समझ लीजिए। कहता वैसा द्विविमीय संकुलन संरचना जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण, जो क्रिस्टल का कण जो देख रहे हैं परस्पर किस टाइप में होगा, ए डैश व्यवस्था में क्या होगा, व्यवस्थित रहेगा। व्यवस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं, 2D वर्गाकार सीमित पैकिंग संरचना कहते हैं। अब देखिए ये जितने भी कण हैं सब कण जो है ए टाइप में है। किस टाइप में है, ए टाइप, सब एक जैसा है। जितने भी क्रिस्टल का कण है सभी किस टाइप में है, ए टाइप में है। ठीक है, ये हो गया 2D वर्गाकार। किस प्रकार, आप देखिए कोई भी क्रिस्टल का कण, इसमें मान चलिए इस क्रिस्टल कण की बात करते हैं, ये जो क्रिस्टल कण की बात करते हैं, ये क्रिस्टल कण अपने से भिन्न आवेश वाले, ये जो क्रिस्टल कण जो देख रहे हैं अपने से भिन्न आवेश वाले कितने कण के संपर्क में, देखिए इस क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल का जो कण है इसके संपर्क में है, अब इसके संपर्क में नहीं, ये क्रिस्टल कण इसके संपर्क में है, ये क्रिस्टल कण इसके संपर्क में है, और ये क्रिस्टल कण इसके संपर्क में है। कितने कणों के संपर्क में है, ये 4 कणों के संपर्क में है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये अपने से भिन्न आवेश वाले जितने कणों के संपर्क में होता है उस संपर्क कणों की संख्या को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, नहीं समन्वय संख्या कहते हैं। बात समझ में, किसी भी कण का निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, ये भी 4 कण के संपर्क, देखिए एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ही जाएगा, फिर आगे ये बनाएंगे तो ये हो गया। नहीं, सभी इसमें जितने भी कण हैं सभी कण कितने हैं, 4 कणों के संपर्क में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4। आई होप क्लियर हुआ ये। चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा है 2D षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना। 2D षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना। ठीक है ना, कहता 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ना। षष्ठभुजीय क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। कहता वैसा द्विविमीय संकुलन संरचना जिसमें क्रिस्टल के अवयवी कण परस्पर, देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था बनेगा ए बी बनेगा। क्या व्यवस्था बनेगा, ए बी लिखा हुआ है, ए बी डैश व्यवस्था में क्या होते हैं, व्यवस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, 2D षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना कहते हैं।
2D षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना कहते हैं। इसका समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब देखिए इसका जो व्यवस्था है, ये देखिए बी टाइप इसका हमको माना बी और इसको क्या माना है ए। फिर देखिए इसके सामने क्या आ गया बी, फिर देखिए यहाँ पे क्या आ गया ए। इसमें जो व्यवस्था बन रहा है ए बी, कैसा व्यवस्था बन रहा है ए बी व्यवस्था बन रहा है। इसे क्या कहते हैं 2D षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना कहते हैं, ठीक है ना। ये इसका जो आकृति बनेगा एक षष्ठकोण की तरह बनेगा ना, षष्ठकोण आकृति का। आप देखिए ये जो कण है, ये जो कण है अपने से भिन्न आवेश वाले कितने कणों के संपर्क में है, इसके संपर्क में है और इसके संपर्क में, इसके संपर्क में, ये कण देख लीजिए इसके संपर्क में है और इसके भी संपर्क में और इसके भी संपर्क में। इस प्रकार से ये 6 कणों के संपर्क में है। ये कितने कणों के संपर्क में है 6 कणों के संपर्क में है। इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देख रहे हैं ये कण 6 कणों के क्या है 6 कणों के संपर्क में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और इसका जो आकृति बना किसकी तरह बना, षष्ठकोण का आकृति बना, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6 आ गया। इसी को संक्षेप में हम है HCP भी कहा जाता है। पूछेगा HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। HCP मतलब क्या है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक ध्यान रखिएगा। चलिए अब तीसरा प्रकार देखेंगे। तीसरा आपका त्रिविमीय संकुचित संरचना क्या है, त्रिविमीय संकुचित संरचना 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। कहता है किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण यदि 3 अक्षों का, यदि किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण यदि 3 अक्षों में व्यवस्थित हो, कितने अक्षों में व्यवस्थित हो 3 अक्षों में व्यवस्थित हो, उसे त्रिविमीय संकुचित संरचना कहते हैं। इसे संक्षेप में 3D या 3D CPS, इसे संक्षेप में 3D या 3D CPS लिखा जाता है। संक्षेप में क्या लिखते हैं 3D या 3D CPS लिखा जाता है। और इसका समन्वय संख्या कितना होता है 8, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अब देखिए ये फिगर बना हुआ है, ये क्या है एक इकाई सेल का फिगर बना हुआ है। ये अपने से भिन्न आवेश कितने कणों के संपर्क में होते हैं 8 कणों के संपर्क में होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 8 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ये और कितने अक्ष में व्यवस्थित होते हैं 3 अक्ष में। किस प्रकार से देखिए इसको 3 अक्ष में विभाजित, ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये वाला देख रहे हैं ना, ये आपका वाई अक्ष निकल गया, ये वाला देख रहे हैं ये आपका जेड अक्ष। ये 3 अक्ष में विभाजित है, इसे क्या बोलते हैं 3D या 3D CPS लिखा जाता है संक्षेप में। और उसका कोऑर्डिनेशन में कितना होता है 8 होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट होगा रिक्तिका। रिक्तिका क्या होता है, वॉइड्स क्या होता है, इसके बारे में। सबसे पहले जानेंगे रिक्तिका। रिक्तिका का निर्माण किस प्रकार होता है, कहता है किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों के, किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं रिक्तिका। किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसी को रिक्तिका कहते हैं। मान चलिए देखते हैं ये क्या क्रिस्टल का कण है, कण इस प्रकार से बना दिए। अब कण जब बनाए इस कण के बीच देखते हैं गैपिंग दिख रहा है, इसी गैपिंग को क्या कहते हैं वॉइड्स कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं ना, खाली स्थान खाली जगह। तो लिखा हुआ किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। रिक्तिका कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। एक सबसे पहला चतुष्फलकीय रिक्तिका जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दूसरा है अष्टफलकीय रिक्तिका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो सबसे पहले जानेंगे चतुष्फलकीय रिक्तिका क्या होते हैं। कहता है वैसा रिक्तिका जिसका निर्माण 4 कणों के परस्पर, वैसा रिक्तिका जिसका निर्माण 4 कणों के परस्पर संयोजित होने से होता है, यानी 4 कण के परस्पर संयोजित होने से होता है, उसे क्या कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। अब देखिए इसमें 4 कण के परस्पर संयोजित होने से हो रहा है। ये देखिए ये देखिए 3 कण हो गया,
इस प्रकार से चौथा कण जो बनेगा इसके ऊपर बना हुआ, देखिए वो भी बना देते हैं। ये देखिए चौथा कण है, 4 कणों के बीच जो बीच वाला जो वॉइड्स का निर्माण हुआ इसी को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल हॉल। हॉल में इसका तो अच्छी तरह होता है ना, चतुष्फलकीय रिक्ति यहाँ हो गए। आप देखिए इस हॉल में इस प्रकार का इमेज बनेगा, इसका सेंटर पार्ट लीजिए, इसका भी सेंटर पार्ट, इसका भी सेंटर पार्ट लीजिए, ठीक, इसको मिला दीजिए इस प्रकार से, एक ऐसा त्रिभुज का निर्माण होगा। देखिए इस प्रकार का फिगर बन गया ना, ये टेट्राहेड्रॉन हो गया ना। चलिए चतुष्फलकीय रिक्तिका क्या होता है बता दिए। वैसा रिक्तिका जिसका निर्माण 4 कणों के परस्पर संयोजित होने से होता है उसे क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। देखिए 4 कणों के बीच जो रिक्त स्थान का निर्माण हुआ उसी को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल हॉल बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है आपका अष्टफलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय रिक्तिका किसे कहते हैं, कहता है ऐसा रिक्तिका जिसका निर्माण 6 परमाणुओं के परस्पर संयोजित होने से होता है उसे क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। ऐसा रिक्तिका जिसका निर्माण 6 परमाणुओं के परस्पर 6 परमाणुओं के संयोजित होने से होता है उसे क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। अब देखिए इसमें 6 परमाणु होंगे, 6 कण होंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन वाला बना रहे हैं, ये पहला, ये आपका दूसरा कण, ये देखिए आपका तीसरा कण। अब देखिए एक और बनाते हैं, ये आपका चौथा कण, ये आपका पांचवा, ये आपका छठा। इसमें कितना परमाणु, 6 परमाणुओं के बीच जो रिक्त स्थान का निर्माण हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल, क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल हॉल, अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं, ठीक है ना। चलते हैं उसके बाद देखेंगे संकुलन क्षमता या संकुलन दास्ता। संकुलन क्षमता या संकुलन दास्ता क्या होता है, पैकिंग इफिशिएंसी क्या है, पैकिंग इफिशिएंसी संकुलन दास्ता या संकुलन क्षमता, ठीक है ना। मतलब किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा अधिकृत, अधिकृत का मतलब क्या पता है, उस कण के द्वारा छेका गया स्थान, उस कण के द्वारा घेरा गया स्थान को ही क्या कहते हैं, संकुलन दास्ता या संकुलन क्षमता कहते हैं। फिर समझ लीजिए, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा अधिकृत, अधिकृत का मतलब क्या होता है, उस कण के द्वारा छेका गया स्थान या उस कण के द्वारा घेरा गया स्थान को ही क्या कहते हैं, संकुलन दास्ता या संकुलन क्षमता कहते हैं। और संकुलन क्षमता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, संकुलन दास्ता या बोलो या संकुलन क्षमता बोलो, क्या होता है, जेड इंटू एक परमाणु का आयतन। जेड इंटू क्या होता है, एक परमाणु का आयतन अपॉन इकाई सेल का आयतन इंटू 100। इस फॉर्मूला से हम क्या ज्ञात करेंगे, संकुलन दास्ता यानी संकुलन क्षमता का निर्धारण करेंगे। संकुलन दास्ता को हम डिनोट करते हैं पी से, किसे नोट करते हैं, पी से। पी फॉर पैकिंग, ई फॉर इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी हो गया। देखो जेड आप कहता है एक परमाणु का आयतन, परमाणु क्या होता है, परमाणु का आयतन यानी गोला का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। और इकाई सेल का आयतन जो होता है यानी घन का आयतन क्या जानते हैं, भुजा का क्यूब। तो घन इकाई सेल जो होगा घन की तरह होता है, तो घन का इकाई सेल का जो आयतन हो जाएगा 1 क्यूब हो जाएगा इंटू 100। ये संकुलन दास्ता यानी संकुलन क्षमता का निर्धारण करने के लिए ये आपका सूत्र हो गया। चलिए इसी फॉर्मूला की सहायता से आगे देखेंगे। एससी बीसीसी एफसीसी में संकुलन क्षमता का निर्धारण करेंगे, संकुलन दास्ता का निर्धारण करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समान इकाई सेल का संकुलन क्षमता, समान इकाई सेल का संकुलन क्षमता निर्धारण करेंगे, संकुलन दास्ता का निर्धारण करेंगे। पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी समान इकाई सेल में संकुलन दास्ता का निर्धारण करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें संकुलन दास्ता का किस प्रकार निर्धारण करेंगे। चलते हैं सबसे पहले 4 किस में, एससी में चलना। एससी क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल, इस समान इकाई सेल में चलना। तो समान इकाई सेल में आप जानते हैं परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। जेड का मान कितना होता है, 1। और समान इकाई सेल में कण की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताए थे a/2। त्रिज्या जो होती है भुजा की लंबाई की क्या होती है, आधी होती है। और आपको क्या ज्ञात करना है, संकुलन दास्ता का निर्धारण करना है।
तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी बराबर फॉर्मूला लगाना है जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब इंटू 100, ठीक है। तो पी ई बराबर हो जाएगा जेड का वैल्यू क्या होता है 1, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यूब आर का वैल्यू क्या है a/2 का होल क्यूब बाय ए क्यूब इंटू क्या 100। अब देखो पी ई बराबर गुना करिए 4/3 22/7 ये क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बाय ए क्यूब इंटू 100। अब देखो यहाँ से काट लेते हैं, काटेंगे तो क्या होगा एक क्यूब से एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना कितना 8 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, 11 दूना 122 हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा हुआ उसको लिखिए, लिखेंगे पी ई बराबर क्या हो जाएगा 11 गुना 100, 11 गुना 100 हो जाएगा। नीचे क्या बच गया 3 गुना 7, 3 गुना 7 कितना 21, लिख देते हैं यहाँ पर 3 गुना 7 नीचे बचा आपका, तो P बराबर हो जाएगा 11 गुना 100 1100 और 21, जब भाग करिएगा 21 से 1100 में तो ये आएगा P बराबर 52.38%। अबाउट में समथिंग मान सकते हैं 52.38 को 4 लिख सकते हैं ना 4%, यानी संकुलन क्षमता का निर्धारण हो गया 52.4%। इसलिए सॉलिड पार्ट ठोस का जो भाग है कितना प्रतिशत है 52.4%। और इसमें वॉइड्स की बात करें, रिक्तिका की बात करें, रिक्तिका निकालने के लिए 100 में से ठोस का भाग घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा रिक्तिका जो निकलेगा 47.6% क्या होगा आपका रिक्तिका होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं, निर्धारण करते हैं। इस समान इकाई सेल में संकुलन दास्ता निकल गया, ठोस का भाग कितना 52.4% और वॉइड्स रिक्तिका 47.6%। इसी प्रकार आपको बीसीसी और एफसीसी में संकुलन दास्ता का निर्धारण करना है। चलिए वो भी कर देते हैं, इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अंतः केंद्रित इकाई सेल का संकुलन क्षमता ना, पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंट्रेट क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, यानी फॉर किसमें बीसीसी में, किसमें देखेंगे बीसीसी में देखेंगे, फॉर बीसीसी और आप जानते हैं बीसीसी का परमाणु संख्या कितना होता है 2 होता है, और बीसीसी में कण की त्रिज्या निकालने की फॉर्मूला होता है A√3/4 होता है। और इसमें भी क्या चाहिए पैकिंग इफिशिएंसी चाहिए। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय ए क्यूब इंटू 100, ठीक। तो P बराबर इसमें जेड परमाणु संख्या का मान 2 है, 4/3 पाई का मान 22/7 और r का मान है A√3/4 का होल क्यूब बाय ए क्यूब इंटू 100। अब देखिए P बराबर 4 गुना 8/3 इंटू 22/7 ना, उसके बाद ये का क्यूब करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। अब देखिए √3 का भी क्यूब करना है, करिए √3 का क्यूब, जोड़ा लगा 3 निकलेगा, ये √3 बच गया, यानी 3√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3√3 और बाय 4 का क्यूब करना, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का क्यूब करिएगा तो 64 होगा, ठीक है। 4 × 16 = 64,
ठीक, बाय ए क्यूब इंटू क्या 100। अब देखिए इसको काट लेते हैं, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, 8 से 8 बार में 64 क्लियर हो गया। ये 4 दूना 8, 11 दूना 22, ठीक। तो आप देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गए। अब जो शेष बच्चा है उसको क्या करिए, आप गुना कर लेते हैं तो सॉल्व करके आएगा, वही आपका संकुलन रास्ता का मान होगा। P बराबर क्या बचा हो, 11√3, 11√3 इंटू 100, 11√3 इंटू 100 बाय 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 ये बचा होगा। इस 4 से काटिएगा 25 बार में कटेगा, 25 चौक 100 हो गया। तो P बराबर 11√3 का मान होता 1.732, गुना क्या करना है 25। अब देखिए नीचे कितना बचा, 7 बचा है, ये पॉइंट उड़ाइएगा 1000 होगा ना, इस प्रकार से। अब क्या करते हैं, 1732 गुना 25, तीनों को क्या करिए आप गुना कर लीजिए, 7 गुना 1000 करिएगा 7000 होगा, 7000 से भाग कर दीजिए तो आपका पैकिंग इफिशिएंसी आ जाएगा। भाग करने के बाद 68.04 आएगा, यानी अबाउट समथिंग कितना प्रतिशत, 68% के समथिंग। इसलिए सॉलिड पार्ट बीसीसी का जो सॉलिड पार्ट होगा यानी ठोस का जो भाग होगा कितना प्रतिशत, 68%। और इसमें जो वाइट्स होगा रिक्तिका जो होगा 100 माइनस 68 करिएगा तो ये आ जाएगा शेष कितना, 32%। बीसीसी में खाली जगह का जो प्रतिशत होगा कितना, 32% होगा। चलिए अगला है आपका फलक केंद्रित इकाई सेल का संकुलन क्षमता। फलक केंद्रित FCC for FCC, ठीक है। बताइए FCC में परमाणु संख्या कितना होता है, 4 होता है। कण की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है A/2√2 होता है। और इसमें भी क्या ज्ञात करना है, पैकिंग इफिशिएंसी ज्ञात करना है। पैकिंग इफिशिएंसी बराबर सूत्र होता है Z इंटू 4/3πr³/A³ इंटू 100, ठीक है ना। पैकिंग इफिशिएंसी बराबर Z का मान कितना 4 इंटू 4/3, पाई का मान 22/7 और R का मान क्या है A/2√2 का होल क्यूब बाय A³ इंटू 100, इतना, ठीक है ना। अब देखिए P बराबर जो होगा 4 चौक कितना 16/3 गुना 22/7 इंटू A³। अब देखो 2 का क्यूब करेंगे, देखिए 2 का क्यूब फिर √2 का क्यूब करना है ना, √2 का भी क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, इसका क्यूब 8, जहाँ से जोड़ा लग गया तो 2 निकलेगा, √2 बचेगा। तो 8 गुना 2√2 नहीं 2 से गुना करेंगे आ जाएगा ये 16√2 बाय A³ इंटू कितना 100। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए A³ क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहाँ से 16 यहाँ से 16 कैंसिल हो गया। उसके बाद और कोई कैंसिल होगा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहाँ पे PE बराबर क्या बच गया यहाँ पर 22 गुना 100 और बच गया आपको नीचे 3 इंटू 7 3 इंटू 7
उसके बाद बच गया कितना, √2। तो बताइए पी बराबर 22 गुना 100, 1000 लिख दिया। ये 22 गुना 100 बाय 3 × 7 × √2। अब देखो 22 गुना 100 करिएगा तो ये हो जाएगा 2200, 3 7 21 गुना √2 का मान होता है 1.414। इसको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो सॉल्व करके आएगा, ये आएगा आपको सॉल्व करके 74%। कितना आएगा, 74% आएगा। तो हिंस इसलिए सॉलिड पार्ट कितना होगा, 74%। और वॉइड्स यानी रिक्तिका, वॉइड्स मीन्स क्या होता है, रिक्तिका निकालने के लिए 100 में से 74 को घटा लीजिएगा, ये तो 26% क्या आ गया, रिक्तिका आ गया ना। पूछेगा क्वेश्चन, सबसे अधिक संकुलन क्षमता किसका होता है, एससी, बीसीसी, एफसीसी, इनमें से कोई नहीं। सबसे अधिक संकुलन क्षमता किसका है, एफसीसी का है ना। एफसीसी क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ना, फलक केंद्रित खनिया इकाई सेल का सबसे अधिक संकुलन क्षमता निकला कितना, 74% निकला। सबसे कम किसका होता है, एससी, समान इकाई सेल का कितना, 52.4% होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से संकुलन क्षमता का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, बता दिए। एससी का संकुलन क्षमता 52.4%, बीसीसी का 68% और एफसीसी का 74% संकुलन क्षमता का निर्धारण है। चलिए आगे, यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला जो आपका होगा वो है आपका समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। चलिए इसको भी देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, समन्वय संख्या क्या होता है। कहता है किसी क्रिस्टल के अवयवी कण अपने से भिन्न आवेश वाले जितने कणों के संपर्क में होता है, उस संपर्क कणों की संख्या को क्या कहते हैं, उस संपर्क कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है ना। देखिए किसी क्रिस्टल के अवयवी आयन या कण ना, तो उनको क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। अवयवी आयन या कण अपने से भिन्न आवेश वाले, यानी अपने से अलग आवेश वाले। तो भिन्न मीन्स क्या होता है, अलग आवेश वाले। जितने कणों के, जितने पार्टिकल्स के संपर्क में होता है, उस संपर्क कणों की संख्या को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। इसे CN से सूचित करते हैं, किया जाता है। C से कोऑर्डिनेशन होता है, N फॉर नंबर होता है। जैसे कि ज्योमेट्री दिया है, ज्योमेट्री में क्या, ज्यामिति यानी आकृति, और इधर दिया कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहला दिया लीनियर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2 होता है। उसके बाद दिया ट्रायंगुलर का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 दिया है। टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया है। ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया है। और बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 दिया है। एफसीसी और एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दिया। देखिए कुछ का एग्जाम्पल से बता रहे हैं किस प्रकार कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है। इससे सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल लीनियर का। लीनियर को हिंदी में कहते हैं रेखीय कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय कहते हैं। रैखिक में ये देखिए क्या, क्रिस्टल का पार्टिकल्स हुआ, कण हुआ। ये क्या है, क्रिस्टल का कण। ये जो क्रिस्टल का कण अपने से भिन्न आवेश वाले जितने कणों के संपर्क, देखिए ये प्लस वाले कण अपने से भिन्न आवेश वाले कितने कणों के संपर्क में, 2 कणों के संपर्क में। यहाँ को गलत कर दिया। देखिए ये वाले प्लस वाले कण जो है अपने से भिन्न आवेश वाले कितने कणों के संपर्क में, 2 कणों के संपर्क में। अब ये माइनस वाले कण देखिए अपने से भिन्न आवेश वाले कितने कणों के संपर्क में, कितने कणों के, 2 कणों के संपर्क में। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। अब देखिए ट्रायंगुलर में, त्रिभुज में किस प्रकार से निकालते हैं। अब मान लीजिए इसमें प्लस का कण है, यहाँ माइनस है, यहाँ से माइनस है, यहाँ माइनस है। अब देखिए ये प्लस वाले कण अपने से भिन्न आवेश वाले कितने कणों के संपर्क में है,
अपने से भिन्न आवेश वाले 3 कणों के संपर्क में है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए अगला में निकालते हैं। हम वर्गाकार में निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस कर लिए हैं। ये प्लस वाले कण अपने से भिन्न आवेश वाले कितने कणों के संपर्क में जुड़ा हुआ है? 4 कणों के संपर्क में जुड़ा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करते हैं। क्या बोला? किसी क्रिस्टल के अवयवी कण अपने से भिन्न आवेश वाले ना, अपने से भिन्न आवेश वाले भिन्न चार्ज वाले जितने कण के संपर्क में होता है उस संपर्क कणों की संख्या को क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर करते हैं। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर को हम क्या करते हैं? याद करते हैं, फाइंड करते हैं। जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यानुपात या अर्ध व्यास अनुपात ना। त्रिज्यानुपात या अर्ध व्यास अनुपात क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। अर्ध व्यास अनुपात, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस रेशियो। क्या कहते हैं? रेडियस रेशियो। तथा किसी क्रिस्टल के धनात्मक परमाणु एवं ऋणात्मक परमाणु के त्रिज्या के त्रिज्यानुपात को त्रिज्यानुपात या अर्ध व्यास अनुपात कहते हैं। क्या लिखा हुआ? किसी क्रिस्टल के धनात्मक परमाणु एवं ऋणात्मक परमाणु के त्रिज्यानुपात को, इसको त्रिज्यानुपात को क्या कहते हैं? त्रिज्यानुपात कहते हैं या तो अर्ध व्यास अनुपात कहते हैं। इसे कैपिटल आर और स्मॉल आर से क्या करते हैं? सूचित किया जाता है। आर से सूचित करते हैं। अर्थात त्रिज्यानुपात बराबर होगा क्या? धनात्मक परमाणु की त्रिज्या बाय ऋणात्मक परमाणु की त्रिज्या। कुछ नहीं है, परिभाषा में ध्यान दीजिए। कुछ का त्रिज्यानुपात क्या होता है? किसी क्रिस्टल के धनात्मक परमाणु की त्रिज्या एवं ऋणात्मक परमाणु की त्रिज्या के त्रिज्यानुपात को त्रिज्यानुपात या अर्धव्यास अनुपात कहते हैं ना। त्रिज्यानुपात बराबर क्या होगा? धनात्मक परमाणु की त्रिज्या बाय ऋणात्मक परमाणु की त्रिज्या। त्रिज्यानुपात को सूचित करते हैं कि आर से। रेडियस रेशियो, धनात्मक परमाणु की त्रिज्या आर प्लस ऋणात्मक परमाणु की त्रिज्या आर माइनस, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं त्रिज्यानुपात और समन्वय संख्या में संबंध है। संबंध को देखते हैं क्या है? त्रिज्यानुपात एवं समन्वय संख्या में संबंध। त्रिज्यानुपात एवं समन्वय संख्या में संबंध। रिलेशन गलत लिखा हुआ, देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या? रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर में त्रिज्यानुपात एवं समन्वय संख्या में संबंध देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रेडियस रेशियो, त्रिज्यानुपात यहाँ लिखा हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। टाइप्स ऑफ वॉइड्स, किस प्रकार का आकृति बनेगा, और यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल। ठीक, क्या एग्जाम्पल होगा? ठीक, ये तो सबसे पहले चलेंगे 0.000 तो कहाँ तक? 0.155। इसके बीच का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 2। और जिसके बीच का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, किस प्रकार का वॉइड का निर्माण करता है? लीनियर। इसका शेप कैसा होगा? लीनियर। लीनियर मीन्स क्या होता है? रेखीय। रेखीय हम बता रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 0.155 से लेकर कहाँ तक? 0.225 के बीच का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होता है? 3 होता है। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है उसका शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, त्रिकोणीय समतलीय होता है। एग्जाम्पल में बात करें B2O3 होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं 0.225 से लेकर कहाँ तक? 0.414। 0.225 से लेकर कहाँ तक? 0.414 के बीच का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और इसका शेप जो होगा टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय होगा। क्या होगा? चतुष्फलकीय। एग्जाम्पल की बात करें जिंक सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड, ये होंगे। ठीक है ना। अगला देखिए 0.414 से लेकर कहाँ तक? 0.732 के बीच का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होगा।
और इसका जो शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? अष्टफलकीय होता है ना। और इसका एग्जाम्पल होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg है, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद देखिए 0.732 से लेकर कहाँ तक? 1 के बीच। 1 के बीच का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा? 8 होगा। जिसका कोऑर्डिनेशन 8 होगा उसका जो संरचना होगा कैसा होगा? क्यूबिक होगा, नहीं घनीय होगा ना। घनीय का एग्जाम्पल हो जाएगा सीजियम क्लोराइड, अमोनियम बोरोमाइड। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मेन आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना है। 0.0 से लेकर 0.155 के बीच का कोऑर्डिनेट नंबर 2 होगा। 0.155 से लेकर 0.225 के बीच का कोऑर्डिनेट नंबर 3 होगा। 0.225 के टू 0.414 के बीच का कोऑर्डिनेट नंबर 4 होगा। 0.414 टू 0.732 के बीच का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 0.732 से लेकर 1 के बीच का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। मेन आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान में रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टेबल। इस टेबल का आपको ध्यान में बना के रखना है, ठीक है ना। आई होप, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।